क्या आप अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल सिर्फ एक परीक्षा के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई यूपीएससी ही आपकी सफलता की गारंटी है? यूपीएससी दुनिया यूपीएससी या यह एक ऐसा जाल है जिसमें लाखों युवा हर साल फंसते चले जाते हैं? अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देखने से पहले एक बार गहराई से सोचिए, क्योंकि आज हम इस परीक्षा के अंधेरे पहलुओं को उजागर करेंगे। सिस्टम की खामियों, सामाजिक दबाव और कोचिंग इंडस्ट्री की हकीकत के साथ। हर साल करीब 12 लाख छात्र यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ 0.2% लोग ही सफल हो पाते हैं। क्या ये परीक्षा सच में एक सम्मानजनक करियर की कुंजी है, या एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें लाखों युवा सालों तक फंसे रहते हैं? आज हम यूपीएससी को डेटा और फैक्ट्स के साथ एक डीप एनालिसिस के जरिए समझेंगे। कहीं यह एक ट्रैप तो नहीं? इस वीडियो को हमने 10 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि क्या सच में यूपीएससी एक ट्रैप है या फिर एक ऐसा करियर जो हमारी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। तो हम बात करते हैं पहले सेक्शन के बारे में, जो है यूपीएससी की क्रूर सच्चाई के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा में पहले स्टेज पर आती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही 97% लोग बाहर हो जाते हैं। मेंस और इंटरव्यू मिलाकर यह संख्या घटकर 0.2% रह जाती है, यानी 1000 में से केवल 2 ही उम्मीदवारों का चयन होता है। एवरेज तौर पर एक अभ्यर्थी 3 से 5 साल तक इस परीक्षा की तैयारी में लगाता है। कुछ के लिए यह 7 से 8 साल तक खिंच जाता है, और कुछ तो अपने जीवन के 10 से 12 साल भी इस परीक्षा के पीछे लगा देते हैं। लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 6 प्रयास और अधिकतम आयु 32 ईयर्स तक होती है। वहीं ओबीसी और एससी एसटी के लिए यह सीमा बढ़ती है, लेकिन फिर भी यह किसी व्यक्ति के करियर के बेहद महत्वपूर्ण साल खा जाता है। अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई कैंडिडेट अपने जीवन के सबसे उत्पादक साल 20 से 30 वर्ष की उम्र इस परीक्षा में लगा देते हैं, जिससे वे अन्य करियर विकल्पों को पूरी तरह खो बैठते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो उन्हें दूसरी नौकरी या करियर ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग, किताबें, रहने खाने का खर्च मिलाकर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हर साल हजारों युवा अपने माता पिता के पैसों से या लोन लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई छात्र समाज और परिवार के दबाव में आकर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करते हैं। असफल होने पर डिप्रेशन, आत्मसंदेह और हताशा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ मामलों में तो अभ्यर्थी आत्महत्या तक कर लेते हैं। हर साल यूपीएससी के प्रश्न पत्र का स्तर अलग अलग होता है, कभी कठिन कभी आसान, यानी भाग्य भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण मार्किंग में भेदभाव होता है। कुछ विषयों में स्कोरिंग आसान होती है तो कुछ में कठिन। यहाँ तक कि भाषा में भी भेदभाव होता है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले कई बार कम स्कोर करते हैं, जबकि अंग्रेजी में लिखने वालों को थोड़ा फायदा मिलता है। क्या इतनी अनिश्चितता और कठिनाई के बावजूद यूपीएससी देना समझदारी है? आइए आगे के सेक्शंस में इस पर और गहराई से चर्चा करें। सेक्शन 2 बात करता है परीक्षा प्रणाली की जटिलता की। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू, जिसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, लेकिन इसका पैटर्न अनिश्चित होता है। कई बार प्रश्न अत्यधिक विश्लेषणात्मक होते हैं, जिससे कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से ऊपर या नीचे जा सकती है। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 की गणना अंतिम मेरिट में की जाती है। आंसर राइटिंग की शैली और प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे एक ही आंसर 2 अलग अलग परीक्षकों द्वारा अलग अलग स्कोर कर सकता है। तैयारी यहाँ से शुरू होती, प्रीलिम्स की कोई तैयारी ही नहीं होती। There is nothing called preparation of prelims। इसकी तैयारी यहाँ से होती है, यहाँ से मेन से। मेंस मतलब फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। वहीं अगर इंटरव्यू की बात करें तो यह 275 अंकों का एक इंटरव्यू होता है, उम्मीदवार के व्यक्तित्व और विचारधारा को परखने के लिए।
लेकिन इसमें इंटरव्यू बोर्ड का बायसनेस भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। यूपीएससी हर साल नए नए ट्रेंड्स अपनाता है। कभी करंट अफेयर्स का वर्चस्व होता है तो कभी स्टैटिक विषयों पर अधिक फोकस किया जाता है। एक अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर्स जैसी कई विषयों की गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। मेंस में 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस के आंसर लिखना एक चुनौती होती है, जिसमें विश्लेषण, तथ्यों और उदाहरणों का सही तालमेल होना आवश्यक है। प्रीलिम्स में कई प्रश्न अनुमान के आधार पर हल करने पड़ते हैं, जिससे नेगेटिव मार्किंग का खतरा बढ़ जाता है। मेंस में टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग की कला सफलता के लिए अनिवार्य होती है, जो सिर्फ ज्ञान पर निर्भर नहीं होती। अब समझते हैं वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस। वैकल्पिक विषय का सही चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ विषय पारंपरिक रूप से अधिक स्कोरिंग माने जाते हैं, जबकि कुछ विषयों में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है। हर साल कुछ विषयों को कम या ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे मेरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसमें लैंग्वेज बैरियर का भी प्रभाव पड़ता है। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अनुवाद की समस्या, अध्ययन सामग्री की कमी और इंटरव्यू में कम स्कोर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों को तुलनात्मक रूप से बेहतर गाइडेंस और संसाधन मिलते हैं। यूपीएससी परीक्षा में प्रीलिम्स सिर्फ एक गेटवे है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में ही फाइनल रैंक तय होती है। कई बार 1-2 अंकों के अंतर से उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता, जिससे वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यह परीक्षा केवल मेहनत से पास नहीं होती, बल्कि स्ट्रैटेजी, लक और मेंटल स्टेबिलिटी का मिश्रण होना चाहिए। आगे के सेक्शंस में हम देखेंगे कि कैसे यह परीक्षा कोचिंग इंडस्ट्री और समाज के दबाव से भी जुड़ी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यह अपील है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी की वजह से कोचिंग इंडस्ट्रीज इतना फल फूल क्यों रही हैं। यूपीएससी ने 1 अरबों रुपए की इंडस्ट्री को जन्म दिया है। कोचिंग सेंटर लाखों रुपए फीस लेते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता। कई छात्र खुद पर भरोसा करने की बजाय कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वे क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता खो बैठते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर और करोल बाग जैसे इलाकों में कोचिंग सेंटर की भरमार है। एक अच्छे संस्थान की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष होती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करते हुए मैंने पाया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगभग हजारों बच्चे अलग अलग क्लासरूम में बैठकर सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर पर रिलाय करते हैं, जिसमें ना कोई डाउट सॉल्विंग टेक्निक का यूज किया जाता है और ना ही कोई लाइव क्लासेस आयोजित होती हैं। आजकल ऑनलाइन कोचिंग और टेस्ट सीरीज का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइट फ्री एजुकेशन के नाम पर धीरे धीरे पेड कोर्सेज बेचने लगते हैं। प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों के नोट्स हजारों रुपए में बेचे जाते हैं। कई बार ये स्टडी मटेरियल पुराने और अप्रासंगिक होते हैं, जिससे उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। सफल उम्मीदवारों में से कई बिना कोचिंग के भी सफल होते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर इसे एक्सेप्ट नहीं करते। कोचिंग सिर्फ मार्गदर्शन दे सकती है, सफलता की गारंटी नहीं। कुछ बड़े उदाहरण इस प्रकार हैं। गौरव अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 1 2013 बिना किसी कोचिंग के सफल हुए। टीना डाबी ऑल इंडिया रैंक 1 2015। उन्होंने खुद बताया कि कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी जरूरी है। कोचिंग इंडस्ट्री यूपीएससी की तैयारी में मदद कर सकती है, लेकिन यह एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक विकल्प मात्र है। यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है, जहां स्टूडेंट्स से लाखों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं दी जाती। हम आ चुके हैं सेक्शन 4 की तरफ, जहां पर बात की जानी है इंटरव्यू सिस्टम में बायसनेस या पक्षपात के बारे में। इंटरव्यू पैनल के सदस्यों के व्यक्तिगत विचार कई बार उम्मीदवार के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। कई बार धार्मिक, जातीय, भाषाई या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उम्मीदवारों को कम अंक दिए जाते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू में सभी उम्मीदवारों को समान स्केल पर नहीं परखा जाता। अगर एक ही क्षमता वाले 2 उम्मीदवारों को अलग अलग पैनलों में भेजा जाए
तो एक को 275 अंक से 200 अंक मिल सकते हैं, वहीं दूसरे को सिर्फ 120 अंक मिलेंगे। अंग्रेजी में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों को कई बार हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरव्यू देने वालों की तुलना में ज़्यादा अंक मिलते हैं। भाषा की यह असमानता उम्मीदवारों के चयन में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 2017 में एक हिंदी माध्यम के उम्मीदवार को इंटरव्यू में मात्र 100 अंक मिले, जबकि एक अंग्रेजी माध्यम के उसी स्तर के उम्मीदवार को 190 अंक मिले। कई बार महिला उम्मीदवारों को उनकी वैवाहिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि पर अनावश्यक सवालों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी संवेदनशील राजनीतिक या सामाजिक विषय पर इंटरव्यू में अपनी निष्पक्ष राय देता है तो यह उसके अंक प्रभावित कर सकता है। इंटरव्यू का मूल्यांकन अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का भेदभाव स्पष्ट हो सके। इंटरव्यू अंकों का प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि यह चयन प्रक्रिया में अत्यधिक निर्णायक भूमिका निभा सके। हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 5 पर, जहां पर बात की जानी है सामाजिक दबाव या फिर असली जाल यही है। भारत में यूपीएससी को एक सुपर करियर के रूप में देखा जाता है। माता पिता और रिश्तेदार इसे सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, जिससे कई युवा इस परीक्षा की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ मामलों में अभ्यर्थी अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए इस परीक्षा में उतरते हैं, भले ही उनकी खुद की रुचि कुछ और हो। विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा सामाजिक दबाव का एक बड़ा कारण बन जाती है। कुछ परिवारों में यह सोच पाई जाती है कि आईएएस बनने के बाद अच्छी शादी हो जाएगी या एक अफसर से शादी होगी। समाज में एक आईएएस, आईपीएस अधिकारी को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, जिससे कई लोग सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब किसी अभ्यर्थी के दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो वे भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, भले ही उन्हें इसमें रुचि ना हो। कोचिंग संस्थान भी इस दबाव को बढ़ाते हैं और इसे देश सेवा का एकमात्र तरीका बताकर प्रचारित करते हैं। यूपीएससी की तैयारी में कई साल लगाने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती तो अभ्यर्थी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। कई अभ्यर्थी 30 की उम्र पार कर लेने के बाद अन्य नौकरियों के लिए भी योग्य नहीं रहते, जिससे वे गहरे मानसिक और आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। सेक्शन 6 में हम बात करेंगे कि यूपीएससी कैसे आर्थिक और मानसिक प्रभाव डालता है। एक अभ्यर्थी औसतन 3 से 5 लाख प्रति वर्ष यूपीएससी की तैयारी में खर्च करता है। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में फीस 1.5 से 2.5 लाख तक होती है। इसके अलावा रहने, खाने और किताबों का खर्च अलग होता है। यदि कोई उम्मीदवार 3 से 5 साल तैयारी करता है तो कुल मिलाकर 10 से 15 लाख तक का खर्च हो सकता है। कई छात्र शिक्षा लोन या परिवार की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं मिलती। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के छात्र बड़े कोचिंग संस्थानों में जा सकते हैं, जबकि गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। कई छात्र पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी तैयारी पर असर पड़ता है। हर साल हजारों युवा यूपीएससी की तैयारी के दौरान डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी के असफल उम्मीदवारों में से 35% लोग मानसिक तनाव से गुजरते हैं। परिवार और सामाजिक दबाव के कारण कुछ छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में 5 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की थी। लगातार असफलता से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिससे वे दूसरी नौकरियों के लिए भी असफल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी का असली उद्देश्य क्या है, और सेक्शन 7 इसी के बारे में बात करता है। यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in से हमने कुछ चीज़ें निकाली, जिसमें यूपीएससी का असली उद्देश्य पता चलता है, जैसे संवैधानिक प्रावधान और उसके मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं, परीक्षाओं का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए, संवैधानिक दायित्व क्या बनता है, या प्रशासनिक दक्षता के रूप में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करना है। यूपीएससी का प्रमुख कार्य संघ के अधीन ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाओं के लिए कैंडिडेट्स का चयन करना है।
जो सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमावलियों के अनुसार किया जाता है। यूपीएससी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों का मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित हो सके। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी सिविल सेवाओं और पदों की भर्ती संबंधी सभी मामलों में सरकार को परामर्श देता है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यूपीएससी सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रशासनिक तंत्र में योग्य और सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति हो, जो शासन और प्रशासन में प्रभावी योगदान दे सकें। यूपीएससी की चयन प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे सिविल सेवकों का चयन करना है जो नैतिकता, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पित हों, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। यूपीएससी का असली उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में योग्य, सक्षम और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तियों का चयन करना है, जिससे देश का प्रशासनिक तंत्र प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बन सके। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आयोग अपने मूल उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त कर रहा है। सेक्शन 8 में बात करेंगे यूपीएससी से जुड़े मिथक और सच्चाई के बारे में। जहां पर मिथक है यूपीएससी पास करने से ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है यूपीएससी केवल कुछ उच्च पदों के लिए भर्ती कराता है, लेकिन सरकार में नौकरियों के लिए अन्य विकल्प भी होते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस आदि। मिथक के तौर पे दूसरी बात यह आती है यूपीएससी सिर्फ टॉपर्स के लिए है, जबकि सच्चाई यह है यूपीएससी में टॉप रैंक लाने से ही सफलता मिलती है। यह जरूरी नहीं। चयन का आधार समर्पण, सही रणनीति और निरंतरता है, न कि केवल स्कूली टॉपर्स होने से। दूसरा मिथक ये है कोचिंग के बिना यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, जबकि कई सफल उम्मीदवार स्व अध्ययन करके यूपीएससी पास करते हैं। कोचिंग मदद कर सकती है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं लेती। मिथक के तौर पे यह भी कहा जाता है कि यूपीएससी अफसर बनने से जिंदगी आसान हो जाती है, जबकि सच्चाई कुछ उलट ही है। यूपीएससी पास करने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां, भारी वर्कलोड और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह एक चुनौतीपूर्ण करियर है जो केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है। अगली बात यह सामने आती है बार बार परीक्षा देने से सफलता मिल ही जाती है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। यूपीएससी में 6 प्रयासों की सीमा होती है और हर साल परीक्षा का पैटर्न बदलता है। केवल बार बार प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटजी की भी जरूरत होती है। लोगों का कहना यहाँ तक भी है कि यूपीएससी ही सबसे सम्मानजनक करियर विकल्प है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक सेवा एक प्रतिष्ठित करियर है, लेकिन कई अन्य क्षेत्र जैसे प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, एकेडमिक्स, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग भी बेहतरीन करियर विकल्प हो सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा में भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यूपीएससी एक डिसिप्लिन और तैयारी आधारित परीक्षा है। सही गाइडेंस, निरंतर मेहनत और सही दृष्टिकोण से सफलता पाई जा सकती है। भाग्य का कुछ योगदान हो सकता है, लेकिन मेहनत ही मुख्य कारक होता है। 9वां सेक्शन बात करता है यूपीएससी का बैकअप प्लान जरूरी क्यों है। इसके बारे में हम आपको पॉइंट्स के तौर पर ऐसे बता सकते हैं। पहले पॉइंट में हम बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा का चयन प्रतिशत बेहद कम है। हर साल लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन केवल कुछ 100 लोग ही अंतिम चयन सूची में आते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि अभ्यर्थी किसी अन्य करियर विकल्प पर भी ध्यान दें। दूसरी, यूपीएससी की तैयारी वर्षों तक चल सकती है। बार बार असफलता मिलने पर अभ्यर्थी डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट जैसी मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। बैकअप प्लान होने से मानसिक स्थिरता बनी रहती है। तीसरी है आर्थिक सुरक्षा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान कई छात्र कोचिंग, किताबों और रहने खाने पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर सफलता नहीं मिलती तो वे बिना किसी आय स्रोत के रह जाते हैं। इसलिए एक बैकअप जॉब या अन्य करियर ऑप्शन बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है यूपीएससी की तैयारी में रिसर्च, कम्युनिकेशन, आर्गुमेंटेशन, एनालिटिकल थिंकिंग जैसी कई स्किल्स विकसित होती हैं। इनका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया, टीचिंग और रिसर्च में।
5वां पॉइंट है, यूपीएससी के अलावा भी कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, आरबीआई ग्रेड बी आदि। 66वें पॉइंट में, अगर कोई अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता तो वह प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकता है या खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। 7वां पॉइंट है कि जब अभ्यर्थियों को यह पता होता है कि उनके पास एक बैकअप या वैकल्पिक करियर ऑप्शन है तो वह यूपीएससी की तैयारी भी कम तनाव और अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं वीडियो के आखिर में। सेक्शन 10, क्या यूपीएससी सच में एक ट्रैप है? सवाल तो यही उठता है। अब हम इसके दोनों पक्षों पर बात करते हैं। हाँ, यह एक ट्रैप हो सकता है अगर आप बिना किसी बैकअप प्लान के सालों साल इसे देते रहते हैं। आप सामाजिक दबाव में यूपीएससी को करियर के रूप में अपनाते हैं, बिना यह सोचे कि यह आपके लिए सही है या नहीं। आप परीक्षा की जटिलता और अनिश्चितता को नज़रअंदाज करते हैं और केवल कड़ी मेहनत के भरोसे रहते हैं। आप अपने जीवन के बेहतर करियर विकल्पों को छोड़कर सिर्फ यूपीएससी के पीछे भागते हैं, तो यूपीएससी सच में एक ट्रैप है। दूसरा पक्ष यह कहता है, नहीं, यह एक ट्रैप नहीं है अगर आप इसे एक सूझबूझ भरी रणनीति के साथ अपनाते हैं और वैकल्पिक करियर ऑप्शंस पर भी ध्यान देते हैं। इस बात की स्टैटिस्टिकली ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप हार्वर्ड में सेलेक्ट हो जाएंगे बनिस्बत इसके कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे। आप इस परीक्षा को केवल एकमात्र जीवन लक्ष्य न मानकर इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। आप परीक्षा की कठिनाइयों को समझकर मानसिक रूप से तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। आप यह मानते हैं कि सफलता सिर्फ यूपीएससी पास करने से नहीं बल्कि सही निर्णय लेने से आती है, तो यह आपके लिए एक ट्रैप नहीं है। यूपीएससी खुद में कोई ट्रैप नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक जाल बन सकता है जो इसे बिना सही सोच विचार और प्लानिंग के अपनाते हैं। सही दृष्टिकोण, बैकअप प्लान और मानसिक मजबूती के साथ कोई भी इसे एक बेहतरीन अवसर में बदल सकता है। इसलिए समझदारी से सोचें और तय करें कि क्या यह परीक्षा आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह सच में मेरा सपना है? क्या मैं इस परीक्षा के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हूँ? क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो पूरे जोश और स्मार्ट प्लानिंग के साथ तैयारी करें। लेकिन अगर नहीं तो इस ट्रैप में फंसकर अपनी ज़िंदगी के कीमती साल बर्बाद ना करें। अपने लिए नए अवसर खोजें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और सही करियर पथ का चुनाव करें। यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा है, जिंदगी नहीं। अपने सपनों के पीछे भागें, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यूपीएससी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।